नमस्कार दोस्तों, बायोलॉजी विद संदीप टंडन यूट्यूब एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कल के वीडियो में हमने टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज यानी कि रीट 2022 के एग्जाम के लिए टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज शुरू की थी। पहली टेस्ट सीरीज के अंतर्गत हमने 35 क्वेश्चन देखे थे, 35 क्वेश्चन है वो देखे थे जो आपके सूक्ष्म जीव, सजीव और निर्जीव टॉपिक से संबंधित थे। आज ये हमारा दूसरा वीडियो है टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज से संबंधित, और इस वीडियो के अंतर्गत हम पोषण, जनन और पौधों के जो विभिन्न भाग हैं उनसे संबंधित जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो सभी इस वीडियो के अंतर्गत हम डिस्कस करेंगे। ये सभी जो एमसीक्यूज हैं, सभी जो क्वेश्चन हैं, ये एनसीईआरटी की बुक से तैयार किए गए हैं और ये क्लास 6 का चैप्टर नंबर 2 जो पादपों पोषण और क्लास 8th का चैप्टर नंबर 6 पादपों में जनन, इनसे संबंधित जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बने थे वो सभी क्वेश्चन इसके अंतर्गत हम देखेंगे। और ये हमारा जो पादपों में पोषण से संबंधित है वो पार्ट फर्स्ट रहेगा। सेकंड पार्ट में हम इससे संबंधित और 35 क्वेश्चन है वो देखेंगे। तो कल का वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आज का वीडियो कैसा लगा है इसके लिए आप पूरा वीडियो देखिए शुरू से लेकर अंत तक, जिससे कि आपको हर क्वेश्चन है वो अच्छे से समझ में आ जाए और साथ में हम डिटेल भी इसकी देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, पादपों के लिए वृहत मात्रिक पोषक तत्व है मैक्रो एलिमेंट। पादपों के लिए वृहत मात्रिक पोषक तत्व है। ऑप्शन फर्स्ट है पोटेशियम, सेकंड है जिंक, थर्ड है तांबा और फोर्थ है मोलिब्डेनम। तो यहाँ पर राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। जो पोटेशियम जो होता है ये पादपों के लिए वृहत मात्रिक पोषक तत्व होता है। तो यहाँ पर मैंने अलग से स्लाइड में दिखा रखा कि वृहत मात्रिक पोषक तत्व कौन से होते हैं और सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व कौन से होते हैं, और टोटल ये होते हैं 17 पोषक तत्व, जिनमें मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो ये पौधों की जो शुष्क भार है उसमें प्रति ग्राम में लगभग 1 से 10 मिलीग्राम होते हैं, और इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, सल्फर, मैग्नीशियम, पोटेशियम और कैल्शियम, ये 8 तत्व होते हैं जो वृहत मात्रिक पोषक तत्व होते हैं। 9 तत्व हो गए। ये सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व है। माइक्रो एलिमेंट्स की बात करें तो ये बहुत ही कम मात्रा में हमारे जो पादप हैं उनके शरीर को आवश्यकता रहती है। इसमें आयरन, मैग्नीज, कॉपर, मोलिब्डेनम, जिंक, बोरोन, क्लोरीन, ये सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व हैं। तो इनको अच्छे से आपको ध्यान में रखना है। यहाँ से आपको 1 या 2 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और एक चीज़ यहाँ पर आपको और ध्यान में रखनी, एक आता है एनपीके, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम, इन्हें हम क्रांतिक तत्व कहते हैं। तो ये भी हमें अच्छे से ध्यान में रखना, यहाँ से भी क्वेश्चन बनने की संभावना है। तो आइए हम सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। पादपों के लिए सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व है, तो ये अभी हमने बात की थी माइक्रो एलिमेंट्स। सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व कौन सा है पादपों के लिए? ऑप्शन फर्स्ट है कैल्शियम, सेकंड है नाइट्रोजन, सेकंड है बोरोन, थर्ड है नाइट्रोजन और फोर्थ है गंधक। तो यहाँ पर राइट आंसर है वो ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। बोरोन जो है ये पादपों के लिए सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व है। इसके अलावा कैल्शियम, नाइट्रोजन और गंधक ये वृहत मात्रिक पोषक तत्व है। पादपों में सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को संग्रहित कौन करता है? सूर्य की प्रकाश की ऊर्जा यानी कि पादपों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, जिसके फलस्वरूप प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है और H2O का उपयोग करके ग्लूकोज का निर्माण किया जाता है, भोजन का निर्माण किया जाता है, C6H12O6, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो ये स्टोर कहाँ रहता है, कहाँ पर संग्रहित रहता है? ऑप्शन फर्स्ट है तना, सेकंड है पर्णहरित, थर्ड है फूल और फोर्थ है फल। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। जो फूड होता है पादपों में वो तनों में क्या होता है, स्टोर रहता है। और पर्णहरित जो क्लोरोफिल होता है ये तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भाग लेता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, प्रकाश संश्लेषण के लिए सत्य कथन है। तो कुछ कथन दे रखे हैं जो प्रकाश संश्लेषण से संबंधित है, इनमें से सत्य कथन कौन सा है वो हमें बताना है। ऑप्शन फर्स्ट है पौधों की क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल व कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो ये हम सभी जानते हैं कि जो पादप होते हैं उनमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, जिसमें क्लोरोफिल होता है, और वो क्या करता है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके ग्लूकोज का निर्माण करता है। तो ये तो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन है भोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट बनता है। तो ये मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि C6H12O6 ग्लूकोज का निर्माण होता है, जो कि एक कार्बोहाइड्रेट होता है और ऑक्सीजन मुक्त होती है।
तो ये इस प्रकार से बनती है। यहाँ पर रिएक्शन में मैं आपको बता देता हूँ, और इससे C6H12O6 और प्लस ऑक्सीजन निकलती है, ये रिएक्शन होती है। थर्ड ऑप्शन है, यह कार्बोहाइड्रेट अंत में स्टार्च के रूप में रूपांतरित होकर पौधों में संग्रहित हो जाता है। तो ये भी आपका राइट हो जाएगा। जो ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज के लगभग 3000 से भी अधिक जो अणु होते हैं वो जुड़ करके स्टार्च का निर्माण करते हैं। तो इस स्टार्च के रूप में पादपों में ये क्या रहता, संचित रहता। तो एक क्वेश्चन यहाँ पर आपका ये भी बन जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, कि पादपों में संचित भोजन किस रूप में होता है, या संचित भोजन कौन सा होता है, संचित भोजन। तो पादपों में संचित भोजन कौन सा हो जाएगा, स्टार्च हो जाएगा। और यहाँ पर जो तीनों सेंटेंस दे रखे हैं ये तीनों ही सही है, यानी कि आपका आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, प्रकाश संश्लेषण से संबंधित स्टार्च परीक्षण में निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो स्टार्च का निर्माण होता है, तो इसका परीक्षण हम किस पदार्थ को उपयोग में लेते हैं परीक्षण करने के लिए। ऑप्शन फर्स्ट है आयोडीन, सेकंड है गंधक, थर्ड है कैल्शियम और फोर्थ है सोडियम। तो यह भी हमें अच्छे से ध्यान में रखना है, स्टार्च के परीक्षण के लिए आयोडीन काम में लेते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, अमरबेल जिसे हम कस्कुटा भी कहते हैं के लिए सत्य कथन है। तो अमरबेल के लिए इनमें से सत्य कथन कौन सा है। ऑप्शन फर्स्ट है ये एक परजीवी है, सेकंड है ये एक परपोषी है, थर्ड है 1 व 2 दोनों सही, और फोर्थ है उपयुक्त सभी असत्य हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। अमरबेल जो होती है इसमें क्लोरोफिल नहीं होता, क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, ये अपना भोजन खुद नहीं बनाती है। तो ये क्या होती है, परजीवी होती है, दूसरे जो पादप हैं उनसे अपना भोजन प्राप्त करती हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कीट बक्सी पादप नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अच्छे से ध्यान में रख लेना। निम्न में से कीट बक्सी पादप नहीं है। तो ये कुछ पादप ऐसे होते हैं जो अपना भोजन स्वयं भी बना सकते हैं, साथ में कीटों से भी प्राप्त करते हैं। तो इनमें से कौन सा पादप है जो कीट बक्सी नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट है ड्रोसेरा, सेकंड है डायोनिया, थर्ड है मोनोट्रोपा और फोर्थ है घटपर्णी। तो यहाँ पर देखो ड्रोसोरा, डायोनिया और घटपर्णी ये तो तीनों ही क्या है, कीट बक्सी पादप हैं। और ये कीट का भक्षण किस लिए करते हैं, नाइट्रोजन की जो इनमें जहाँ पर ये उगते हैं उस भूमि में नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है, उस नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए कीटों का भक्षण करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन थर्ड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मोनोट्रोपा जो होता है ये कीट बक्सी पादप नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, ड्रोसेरा, यूट्रिक्लेरिया, डायोनिया ये तीनों ही क्या है, कीट बक्सी पादप हैं। इनसे संबंधित सत्य कथन कौन सा है। तो ऑप्शन फर्स्ट है ये सभी कीट बक्सी पादप है, तो ये तो हमने पिछले क्वेश्चन में ही देखा था, ये तो राइट हो जाएगा आपका। सेकंड है ये पादप कीटों से नाइट्रोजन की पूर्ति करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये है, आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि उस भूमि में ये उगते हैं जहाँ पर नाइट्रोजन की कमी होती है, और उस कमी को कीटों से ये नाइट्रोजन प्राप्त करके पूर्ति करते हैं। तो ये दोनों ही यहाँ पर सही हो जाएंगे, ए और ब दोनों सही हैं। ऑप्शन थर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, एग्रिकस तथा म्यूकर है। एग्रिकस तथा म्यूकर है, तो ये दोनों ही क्या है, कवक हैं, और इनमें हमें बताना पोषण की दृष्टि से ये क्या है। ऑप्शन फर्स्ट है सहजीवी, सेकंड है मर्तजीवी, थर्ड है परजीवी और फोर्थ है परपोषी। देखो जितने भी अधिकांश कवक जो होते हैं वो कैसे होते हैं, मर्तजीवी होते हैं। ये सड़े गले पदार्थों से क्या करते हैं, भोजन प्राप्त करते हैं। तो ऑप्शन थर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, लाइकेन के लिए सत्य कथन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन आपका छपने वाला है एग्जाम में। लाइकेन के लिए सत्य कथन है। ऑप्शन फर्स्ट है कवक तथा शैवाल साथ साथ रहते हैं, ये तो सही है। इसमें कवक और शैवाल है ये दोनों साथ साथ रह करके जीवन व्यतीत करते हैं। सहजीविता का एग्जाम्पल है सिम्बायोसिस का। शैवाल प्रकाश संश्लेषण का कार्य करते हैं। तो शैवाल जो होते हैं ये प्रकाश संश्लेषण का कार्य करके कवकों को क्या करते हैं, भोजन प्रदान करते हैं। थर्ड है कवक शैवाल को रहने का स्थान प्रदान करते हैं। तो ये भी सही है, जो कवक होते हैं ये इन शैवालों को रहने का स्थान प्रदान करते हैं। कवक वाला जो भाग है ये कवकांश कहलाता है, शैवाल वाला भाग शैवलांश कहलाता है। तो ये थोड़ा अच्छे से आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर तीनों ही ऑप्शन आपके राइट हो जाएंगे। ऑप्शन फोर्थ आपका राइट होगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, घटपर्णी पादप में घड़ा किसका रूपांतरित रूप है। जो घटपर्णी पादप होते हैं, जो कीट बक्सी पादप होते हैं, इनमें जो घड़ा होता है ये किसका रूपांतरण होता है। देखो इसमें इस प्रकार का ये घड़ा सा बन जाता है, ये इस प्रकार से टहनी से जैसे ही कोई कीट आता है इसमें आके नीचे गिर जाता है, गिरते ही इससे ऊपर से बंद हो जाता है। तो ये पत्ती का रूपांतरण होता है, ये अच्छे से आपको ध्यान में रखना है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, सबसे छोटा पुष्पीय पौधा है, सबसे छोटा पुष्पीय पौधा, इंपॉर्टेंट है ये भी। ऑप्शन फर्स्ट है वुल्फिया, सेकंड है लेमना, थर्ड है आजोला और फोर्थ है फाइकस। तो यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट हो जाएगा। वुल्फिया जो पादप होता है ये सबसे छोटा पुष्पीय पादप होता है, और एक होता है रेफ्लिसिया। रेफ्लिसिया जो होता है ये सबसे बड़ा पुष्पीय पादप होता है, तो ये अच्छे से ध्यान में रखना, इसका पुष्प सबसे बड़ा होता है। तो कुछ यहाँ पर मैंने इंपॉर्टेंट जो जानकारी यहाँ पर साझा की है, जिसमें सबसे बड़े और सबसे छोटे क्या क्या होते हैं। तो सबसे बड़ा पक्षी की हम बात करें तो शुतुरमुर्ग पक्षी सबसे बड़ा होता है। सबसे छोटा पक्षी होता है हमिंग बर्ड। सबसे बड़ा वर्तमान जंतु की हम बात करें तो जो नीली व्हेल होती है सबसे बड़ा वर्तमान जंतु है। सबसे छोटा जंतु अमीबा हो जाएगा। सबसे बड़ा स्थलीय जंतु हाथी होता है। सबसे छोटा स्तनधारी जो होता है ये छुछुंदर होता है। सबसे लंबा स्तनी जिराफ। सबसे बड़ा सर्प अजगर होता है। और सबसे बड़ा पुष्प रेफ्लिसिया, ये अभी मैंने आपको बताया था रेफ्लिसिया। सबसे छोटा पुष्प वुल्फिया होता है। सबसे बड़ी WBC इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ये थोड़े अच्छे से ध्यान में रखनी है। सबसे बड़ी WBC मोनोसाइट होती है, हिंदी में एक केंद्रकाणु इसे हम कहते हैं। सबसे छोटी WBC ये लिम्फोसाइट होती है। सबसे बड़ी सीरा इन्फीरियर वेना कोवा, या इसे हम अग्र महासीरा भी कहते हैं, अग्र महासीरा। सबसे बड़ी धमनी तो एब्डोमिनल एओर्टा, जिसे हम एओर्टा भी कहते हैं सामान्यतः, ये ध्यान में रखना है। सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत, लेकिन जब हम सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि की बात करें तो वो थायराइड ग्रंथि होती हैं। तो ये कुछ छोटे बड़े से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से सत्य कथन है। मोटाई में सबसे बड़ा पेड़ जर्मन शेरमन है, ये तो सही है आपका। लंबाई में सबसे बड़ा पेड़ यूकेलिप्टस होता है, तो यूकेलिप्टस सफेदे को कहते हैं, तो लंबाई में सबसे बड़ा पेड़ होता है यूकेलिप्टस, ये भी सही है। जर्मन शेरमन का वैज्ञानिक नाम सिकोया डेंड्रोन गिगेंटियम है, सिकोया डेंड्रोन गिगेंटियम है, ये भी सही है। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से शाक पौधा नहीं है। शाक पौधा यानी कि जो छोटे पौधे होते हैं उन इनमें से कौन सा जो शाक पौधा नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट है हल्दी, सेकंड है तुलसी, थर्ड है मेहंदी और फोर्थ है मिर्च। तो हल्दी, तुलसी और मिर्च ये सभी क्या है, शाक के पौधे हैं, लेकिन जो मेहंदी जो होती है ये क्या होता है, ये झाड़ीनुमा पादप होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, कुछ पौधों में धागेनुमा संरचनाएं पाई जाती है जिन्हें परतान कहते हैं। ये परतान किसका रूपांतरित स्वरूप होता है। ऑप्शन फर्स्ट है तने का, सेकंड पत्ती का, थर्ड है पर्णवृंत का और फोर्थ है उपरोक्त सभी। देखो कुछ जैसे अंगूर है, मटर है, इस प्रकार के पादप होते हैं, इनमें आगे की ओर आप इस प्रकार से कुंडलित कुछ संरचनाएं आपको नजर आ रही होंगी, देखी होंगी आपने, जो किसी शाखा से ऐसे लिपट जाती हैं, तो ये क्या कहलाते हैं, परतान कहलाती हैं। और ये हम मुख्य रूप से बात करें तो कुछ पादपों में तने का रूपांतरण होती है, कुछ में पत्ती का होती है, कुछ में पर्णवृंत का होती है। तो ये सभी आपके लिए राइट हो जाएंगे यहाँ पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से वलरी पादप है, वलरी पादप। ऑप्शन फर्स्ट है मटर, सेकंड है कद्दू, थर्ड है ककड़ी और फोर्थ है मनी प्लांट। तो यहाँ पर ऑप्शन थर्ड आपका राइट आंसर हो जाए। ककड़ी जो होता है एक वलरी पादप है। निम्नलिखित में से जलोदभिद पादप नहीं है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। निम्नलिखित में से जलोदभिद पादप नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट है सिंगाड़ा, सेकंड है हाइड्रिला, थर्ड है वेलिशनेरिया और फोर्थ है डंडाथोर। देखो सिंगाड़ा, हाइड्रिला, वेलिशनेरिया ये तीनों ही जलीय पादप हैं। डंडाथोर जो होता है ये जलीय पादप नहीं है। तो ऑप्शन फोर्थ हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, किस पौधे की जड़ें जनन हेतु रूपांतरित होती है। यानी कि इनमें से कौन सा पादप है जिनकी जड़ें जनन के लिए रूपांतरित होती है। ऑप्शन फर्स्ट है डहेलिया, सेकंड है गन्ना, थर्ड है मनी प्लांट और फोर्थ है शकरकंद। तो यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट हमारा राइट आंसर हो जाएगा। डहेलिया पादप होता है, इसकी जड़ें रूपांतरित होकर जनन का कार्य भी करती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, तने के लिए सत्य कथन है। जो स्टेम होता है इसके लिए इनमें से सत्य कथन कौन सा है। ऑप्शन फर्स्ट है पत्तियों में निर्मित भोज्य पदार्थ का संचय करता। तो ये हमने पहले सेकंड क्वेश्चन में ये बात की थी, तो ये आपका राइट होगा। सेकंड है शतावरी का तना प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन तैयार करता। तो शतावरी जो होता है इसका तना क्या होता है, हरे रंग का होता है और इस कारण ये प्रकाश संश्लेषण का कार्य करता है। तो ये ध्यान में रखना है अच्छे से। थर्ड क्वेश्चन है थूर एक मरुस्थलीय पौधा है। ये थूर बोल दो या इसे थोर भी कह सकते हैं।
मरुस्थलीय पौधा है जिसका तना जल संग्रह कर उसे अनुकूलित करता है। तो इसका तना होता है बहुत ही मांसल होता है और ये जल का संचय करके क्या करता है, इसे इस मरुस्थलीय वातावरण में रहने के लिए अनुकूलित बनाता है। तो यहाँ पर तीनों ही ऑप्शन आपके राइट हैं, तो ऑप्शन 4 हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, किस पौधे का तना कायिक जनन के लिए उपयुक्त होता है? कायिक जनन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ऑप्शन फर्स्ट है पीलवान, सेकंड है सतावरी, थर्ड है चमेली और फोर्थ है गुलाब। अब यहाँ पर देखो जो आपका राइट आंसर वो गुलाब हो जाएगा, लेकिन जो चमेली होती है ये भी क्या करती है, कायिक जनन द्वारा पादप का निर्माण करती है। तो इसमें ये दोनों ही हो जाएंगे, चमेली और गुलाब। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से एक द्विवर्षीय पादप है, इनमें से कौन सा जो द्विवर्षीय पादप है? ऑप्शन फर्स्ट है बाजरा, सेकंड है मक्का, थर्ड है प्याज, फोर्थ है ज्वार। तो यहाँ पर ऑप्शन थर्ड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्याज जो होता है ये एक द्विवर्षीय पादप होता है। तो इसमें एक वर्षीय और द्विवर्षीय पादप है, ये थोड़े अच्छे से ध्यान में रखने, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, पौधों की पत्तियों के संबंध में सत्य कथन कौन सा है? पौधों की पत्तियों के संबंध में सत्य कथन। ऑप्शन फर्स्ट है प्रकाश संश्लेषण का कार्य करती हैं, तो ये तो सही है। पत्तियां रंध्रों द्वारा श्वसन की क्रिया करती हैं, तो पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र उपस्थित होते हैं। ऐसे इस प्रकार से जो पत्तियां होती है इस पे छोटे छोटे क्या होते हैं, छिद्र उपस्थित होते हैं, जिसमें यहाँ पर मैं आपको बना देता हूँ। इस प्रकार से ये उपस्थित होते हैं, इस प्रकार की संरचना होती है, जिसमें बाहर वाली ये गार्ड सेल्स कहलाती है और अंदर ये छिद्र होता है। यहाँ से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का परिवहन होता है, आदान प्रदान होता है। तो पत्तियां रंध्रों द्वारा श्वसन की क्रिया करती है। एक यहाँ पर एक चीज और बता देता हूँ, कुछ के दिमाग में क्या होता है, ये गलतफहमी बन जाती है कि जो पादप होते हैं ये क्या करते हैं, श्वसन में क्या करते हैं, CO2 गैस लेते हैं और ऑक्सीजन गैस देते हैं। तो ये बिल्कुल ही गलत है, ये अच्छे से आपको ध्यान में रखना है। पादप भी कहाँ पर हो, पादप हो चाहे कोई भी प्राणी हो, जो श्वसन की क्रिया करते हैं तो वो ऑक्सीजन गैस ही लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड ही गैस छोड़ेंगे। लेकिन जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है ना, तब उसमें वो CO2 गैस का प्रयोग करते हैं और ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं। नेक्स्ट है ऑप्शन नंबर 3, पत्तियां वाष्पोत्सर्जन की क्रिया करती हैं, तो ये भी सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 हमारा राइट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अब चैप्टर नंबर जो 6 है 8th क्लास का, पौधों में जनन, उससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कायिक जनन होता है, इनमें से कायिक जनन किस में होता है? ऑप्शन फर्स्ट है ब्रायोफिलम, सेकंड है कैक्टस, थर्ड है डहेलिया। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 है उपरोक्त सभी, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ब्रायोफिलम, कैक्टस और डहेलिया, इन तीनों में ही कायिक जनन होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, अलैंगिक जनन के लिए असत्य कथन कौन सा है इनमें? इसमें जीव की उत्पत्ति एक ही जनक से होती है, तो ये सही है, एक ही जनक से होती है, इसमें युग्मकों का निर्माण नहीं होता है। नए बने जीव कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या भिन्न होती है, ये गलत हो जाएगा आपका, क्योंकि जो अर्धसूत्री विभाजन होता है केवल उसी विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या भिन्न होती है। नेक्स्ट है ऑप्शन 3, इस जनन में युग्मकों का संलयन नहीं होता है, तो ये सही है, इनमें युग्मकों का संलयन नहीं होता है। तो यहाँ पर देखो ये आपका राइट हो जाए, गुणसूत्रों की संख्या भिन्न नहीं होती, यहाँ पर समान होती है। तो ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। लेकिन असत्य कथन पूछा तो ऑप्शन 3 सेकंड आपका आंसर हो जाएगा, यहाँ पर असत्य कथन हमें बताना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, स्पायरोगायरा में जनन होता है। स्पायरोगायरा क्या है, एक शैवाल है, तो इसमें जनन किस प्रकार से होता है? ऑप्शन फर्स्ट है मकुलन द्वारा, सेकंड है विखंडन द्वारा, थर्ड है बीजाणु निर्माण द्वारा और फोर्थ है लैंगिक जनन द्वारा। तो विखंडन, बाइनरी फ्यूजन जो होता है इसकी द्वारा, फ्रेगमेंटेशन भी इसे हम कह सकते हैं, तो फ्रेगमेंटेशन के द्वारा स्पायरोगायरा में जनन होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, बीजाणु द्वारा, स्पोर्स फॉर्मेशन द्वारा जनन नहीं होता है। बीजाणु द्वारा इनमें से किसमें जनन नहीं होता? ऑप्शन फर्स्ट है फर्म नहीं, ये फरन है, फरन में, राइजोपस में, थर्ड है शैवाल में और फोर्थ है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फरन, राइजोप्स, शैवाल, इन सभी में बीजाणु निर्माण के द्वारा ही जनन होता है। तो यहाँ पर हमारे ये सभी क्या होंगे, बीजाणु निर्माण के द्वारा जनन करने वाले होंगे, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा जो कि बीजाणु निर्माण के द्वारा जनन नहीं करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखो जो राइजोप्स होता है ये रोटी का कवक होता है, ये हमें ध्यान में रखना, जिसे ब्रेड कवक भी हम कहते हैं।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से एक लिंगी पुष्प कौन सा है? ऑप्शन फर्स्ट है ककड़ी, सेकंड है धतूरा, थर्ड है पिटूनिया और फोर्थ है गुलाब। तो यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जो ककड़ी होता है यही एक लिंगी पुष्प होता है, जबकि धतूरा, पिटूनिया और गुलाब ये द्विलिंगी पुष्प होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, मादा युग्मक का निर्माण होता है। मादा युग्मक का निर्माण कहाँ होता है? ऑप्शन फर्स्ट है वर्तिकाग्र में, सेकंड है वर्तिका में, थर्ड है बीजांड में और फोर्थ है अंडाशय में। अब देखो सभी जितने भी पार्ट यहाँ पर दे रखे हैं ऑप्शन में, सभी ये मादा जो युग्मकोद्भिद होता है उसी के पार्ट होते हैं, लेकिन यहाँ पर ध्यान में रखना जो बीजांड होता है इसी में मादा युग्मक का निर्माण होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, जब परागण उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो परागण की यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो यहाँ पर इसको एक बार थोड़ा सा अच्छे से यहाँ पर समझ लीजिए, यानी कि पादप ए है और एक बी है। ए पादप है और ए पादप पर कोई पुष्प लगा यानी कि सी, और इसी पर कोई पुष्प लगा है दूसरा डी। एक ही पादप की बात करें, ए पादप और एक है बी पादप। ए पादप पर दो पुष्प लगे, एक तो सी लगा और एक डी लगा है। सी के जो परागण होते हैं, सी के जो परागण होते हैं या तो इसी के ऊपर आकर के गिर जाएं, सी के ऊपर ही, सी की वर्तिकाग्र पे गिर जाएं तो क्या होगा? स्वपरागण होगा। और अगर यही जो परागण होते हैं ये आकर के डी पे गिर जाए, ये पौधा तो एक ही, इसी पे ये दूसरा पुष्प है, इस पे आकर गिर जाए तो भी ये क्या होगा? स्वपरागण होगा। लेकिन यहाँ से जो परागण होता है इसी सी पुष्प से जो परागण होते हैं ये आकर के किसी दूसरे पादप पर गिर जाएं, तब यहाँ पर क्या हो जाएगा? पर परागण होगा। कहने का मतलब है कोई पादप है, उस पादप के पुष्प पर या उसी पुष्प पर अगर परागण आकर के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो वो स्वपरागण होगा। अगर एक पादप से दूसरे पादप पर वर्तिकाग्र पर परागण जाकर के गिरते हैं तो वो परपरागण होगा। ये थोड़ा अच्छे से ध्यान में रखना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि परागण उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, तो ये दूसरा पादप एक ही है लेकिन पुष्प दूसरा है, तो क्या हो जाएगा? ये स्वपरागण होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से किसमें पर परागण होता है? पर परागण ऑप्शन फर्स्ट है मटर, सेकंड है टमाटर, थर्ड है गुलाब और फोर्थ है उपयुक्त सभी। तो ये तीनों ही हैं जिनमें पर परागण की क्रिया होती है। तो ये ध्यान में रखना, कोई पादप ए है कोई बी है और यहाँ से जो परागण होते हैं इसके वर्तिकाग्र पर आकर के गिर जाते हैं तो ये पर परागण कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 31, पुष्प निषेचन के संदर्भ में सही है? पुष्प निषेचन के संदर्भ में ऑप्शन फर्स्ट है परागण के अंकुरण से पराग नली बनती है, तो ये सही है। जो परागण होता है इसके अंकुरण से पराग नली का निर्माण होता है। सेकंड है निषेचन के पश्चात अंडाशय से फल का निर्माण होता है। निषेचन होने के बाद जब मादा युग्मक और नर युग्मक जो संयोग कर जाते हैं, निषेचन हो जाता है, तो उसके बाद में जो अंडाशय होता है इस अंडाशय से तो क्या बनते हैं? फल बनते हैं। और फल अंडाशय के अंतर जो बीजांड होते हैं, बीजांड से क्या बनते हैं? बीज बनते हैं। तो ये दोनों ही हमें ध्यान में रखने हैं। निषेचन के पश्चात बीजांड से बीज का निर्माण होता है, तो ये भी सही है और ये भी सही है। ऑप्शन फोर्थ हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, सबसे छोटा बीज है। ऑप्शन फर्स्ट है लोडोइसिया, सेकंड है आर्किड, थर्ड है वुल्फिया और फोर्थ है रेप्लेशिया। तो यहाँ पर ऑप्शन सेकंड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जो आर्किड के जो बीज होते हैं बहुत ही छोटे होते हैं। वुल्फिया सबसे छोटा पुष्प होता है और रेप्लेशिया सबसे बड़ा पुष्प होता है। क्वेश्चन नंबर 33, निम्न में से असत्य फल या आभासी फल नहीं है, तो इनमें से कौन सा जो असत्य फल है, आभासी फल है? आभासी फल का मतलब होता है वह फल जिसका निर्माण अंडाशय से नहीं हुआ है, यानी अंडाशय को छोड़कर किसी अन्य पादप के भाग से जब फल का निर्माण होता है तो वह असत्य या आभासी फल कहलाता है। लेकिन यहाँ पर आम जो होता है इसका निर्माण अंडाशय से होता है, तो ये क्या है? एक सत्य फल है, असत्य फल नहीं है, सत्य फल है ये। यहाँ पर नाशपाती और सेब जो होते हैं ये असत्य फल हैं। दोनों ही किस निर्माण है? दोनों का ही पुष्पासन से होता है, दोनों का निर्माण पुष्पासन से होता है। तो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, जब पौधे में बिना निषेचन के ही अंडा सीधा फल में परिवर्तित हो जाता है तो उसे अनिषेक जनन कहते हैं। तो ये डेफिनेशन आपको ध्यान में रखनी है। कोई भी पादप है जो बिना निषेचन के ही उसका जो अंडा होता है सीधा फल में बदल जाए तो वो अनिषेक जनन कहते हैं। निम्न में से किसमें अनिषेक जनन होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑप्शन फर्स्ट है केला, सेकंड है आम, थर्ड है सेब और फोर्थ है नाशपाती। यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट हमारा राइट आंसर हो जाएगा। केला जो होता है इसमें अनिषेक जनन की क्रिया होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35, पुंज फल का उदाहरण है। पुंज फल,
ऑप्शन फर्स्ट है गेहूं। देखो यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए, पुंज फल का उदाहरण नहीं है, ये कर लीजिए आप। ऑप्शन फर्स्ट है गेहूं, सेकंड है सहतूत, थर्ड है कटहल और फोर्थ है स्ट्रॉबेरी। तो ये तीनों ही क्या है, पुंज फल के उदाहरण हैं, ये फर्स्ट वाला नहीं है, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो सहतूत, कटहल, स्ट्रॉबेरी ये पुंज फल के ही उदाहरण हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, आनुवंशिकता के संबंध में मेंडल के नियम है। आनुवंशिकता यानी कि जेनेटिक्स से संबंधित मेंडल ने कौन कौन से नियम दिए हैं। प्रभाविकता का नियम, सेकंड है पृथक्करण का नियम, थर्ड है स्वतंत्र अपीवन का नियम और फोर्थ है उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, और मेंडल को ही हम आनुवंशिकी का जनक भी कहते हैं, ये ध्यान में रखना है, आनुवंशिकी का जनक। तो इस प्रकार से हमारे आज इस वीडियो के अंतर्गत टोटल 36 क्वेश्चन हो गए हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। अच्छे से इनको देखेंगे तो आपको याद भी हो जाएंगी। अगर कुछ डाउट रहता है आपको तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताइएगा, और ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि आने वाले जो अधिक से अधिक मैं मोटिवेट हूँ, जिससे कि आपको और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है वो इस टॉपिक वाइज जो टेस्ट सीरीज है इसके अंतर्गत मैं आपको उपलब्ध करवाऊँ। आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।